हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं परफेक्ट एक्शन अकाउंटिंग सॉल्यूशंस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सब्सिडरी बुक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों परचेज बुक। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि परचेज बुक क्या होता है, किस तरह से बनाया जाता है और उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो जान लें कि परचेज बुक क्या होता है और इसे अकाउंट्स में क्यों बनाया जाता है। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब कोई बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो उन सारे ट्रांजेक्शन्स को एक जर्नल बुक में रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप रिकॉर्ड कर भी लेते हैं दोस्तों तो उन जर्नल्स को लेजर में पोस्ट करने, उससे ट्रायल बैलेंस बनाने और फाइनल अकाउंट बनाने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दोस्तों सब्सिडरी बुक्स का कंसेप्ट है जिसमें अलग अलग तरह के बुक्स बनाए जाते हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पिछली वीडियो में कैश बुक सीखा था। कैश बुक में क्या था दोस्तों कि जितने भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होते थे उसे जर्नल में नहीं रिकॉर्ड करके डायरेक्ट आप उसे कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते थे। इससे क्या होता था दोस्तों कि आपका जो जर्नल है वो थोड़ा हल्का हो जाता था, हल्का पतला हो जाता था। ठीक है, उससे अब आप आराम से ट्रांजेक्शन्स को लेजर में पोस्ट करके और उससे फाइनल अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, उसी तरह दोस्तों परचेज बुक की अगर हम बात करें तो बिजनेस में जितने भी ऑन क्रेडिट परचेज होंगे, यानी कि उधार में जितने भी आप माल परचेज करेंगे उन सब का एंट्री आप परचेज बुक में करेंगे। क्लियर दोस्तों, समझ में आया? क्या करना है दोस्तों, बिजनेस में जितने भी ऑन क्रेडिट गुड्स परचेज होंगे, गुड्स की बात हो रही है दोस्तों, यानी कि जिस गुड्स का आप बिजनेस कर रहे हैं वो अगर आप ऑन क्रेडिट परचेज करते हैं तब उसका एंट्री आप परचेज बुक में करेंगे। क्लियर है? अगर आप कोई एसेट परचेज कर लेते हैं तो उसका एंट्री आपको परचेज बुक में नहीं करना है, उसका एंट्री दोस्तों जर्नल प्रॉपर में किया जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो सिर्फ गुड्स का जब आप ऑन क्रेडिट परचेज करेंगे तब उसे आप अपने परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है? आइए इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है कैश परचेज नॉट रिकॉर्डेड। परचेज बुक में कैश परचेज रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। क्लियर है? आगे दोस्तों कैश डिस्काउंट। अब दोस्तों परचेज बुक में कैश परचेज रिकॉर्ड जब नहीं किया जाएगा तो कैश डिस्काउंट कैसे रिकॉर्ड हो सकता है? ठीक है, यानी कि कैश डिस्काउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को भी आप परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आगे दोस्तों परचेज ऑफ एसेट। बिजनेस में अगर किसी प्रकार का एसेट परचेज होकर के आता है, फर्नीचर, मशीनरी या फिर किसी भी प्रकार का एसेट, ठीक है ना, चाहे ऑन क्रेडिट हो या फिर कैश में हो, उसका एंट्री आप परचेज बुक में नहीं करेंगे। क्लियर है? आगे दोस्तों क्रेडिट परचेज, सिर्फ क्रेडिट परचेज का एंट्री करेंगे, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, सिर्फ गुड्स का क्रेडिट परचेज का एंट्री आप परचेज बुक में करेंगे। उसके आगे दोस्तों ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री भी आप परचेज बुक में कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? तो परचेज बुक का दोस्तों कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जिस गुड्स में आप बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि जिस गुड्स को आप परचेज करके ला रहे हैं और फिर उसे आप सेल कर रहे हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, उस गुड्स को जब भी आप ऑन क्रेडिट परचेज करेंगे, यानी कि उधार में परचेज करेंगे, तब आप उसे परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गए? अब दोस्तों बात करते हैं परचेज बुक के फॉर्मेट की। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है दोस्तों। सबसे ऊपर में आपको लिखना है इन द बुक्स ऑफ, जिसके भी बुक्स में आप बना रहे हैं उसका नाम आपको यहाँ पे लिख देना है, उसका लिखना है परचेज बुक। क्लियर है? अब इसके फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला कॉलम है दोस्तों डेट का, ट्रांजैक्शंस का डेट आपको यहाँ पे लिख देना है। उसका दोस्तों पर्टिकुलर्स या फिर नेम ऑफ सप्लायर, यानी कि जिस सप्लायर से आप परचेज कर रहे हैं उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। क्लियर है? आगे दोस्तों इनवॉइस नंबर। ठीक है, जिस बिल के अगेंस्ट में, जिस इनवॉइस के अगेंस्ट में आप परचेज कर रहे हैं वो इनवॉइस नंबर आप यहाँ पे लिख देंगे। लेजर फोलियो तो आप जानते हैं दोस्तों, लेजर के जिस पेज में ये एंट्री होगा उसका पेज नंबर यहाँ लिखना होता है। डिटेल्स की अगर हम बात करें तो आइटम वाइज डिटेल आप यहाँ पे लिखेंगे। मान लेते हैं कि आप 2, 4, 5 तरह के आइटम अगर एक ही पर्टिकुलर पर्सन से परचेज कर रहे हैं, है ना, तो उन आइटम्स का डिटेल आपको लिखना है। उसका दोस्तों कॉस्ट लिखना है, जो गुड्स आप परचेज करके ला रहे हैं उस गुड्स का कितना कॉस्ट है वो अमाउंट इस कॉस्ट के कॉलम में आ जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों CGST, SGST, IGST, ये GST से रिलेटेड कॉलम्स हैं। उसके बाद दोस्तों टोटल, है ना, इनवॉइस का जो टोटल वैल्यू होगा, परचेज का जो टोटल वैल्यू होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब भी आप परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ने से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, आपको फॉर्मेट किस तरह से तैयार करना है। ठीक है, अब दोस्तों मान लेते हैं कि क्वेश्चन में आपको GST से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तब आपको इन GST के कॉलम्स नहीं बनाने हैं। क्वेश्चंस में जब GST लगा ही नहीं है तो इन कॉलम्स को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब आपका फॉर्मेट क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले डेट का कॉलम हो जाएगा, उसके बाद पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स और उसके बाद डायरेक्ट अमाउंट का कॉलम होगा। ठीक है, क्योंकि अगर टैक्स नहीं होगा तो कॉस्ट का भी जरूरत नहीं है और टैक्स से रिलेटेड कॉलम्स का भी जरूरत नहीं है, यानी कि डिटेल्स के बाद डायरेक्ट अमाउंट का कॉलम होगा, ये सारे कॉलम्स नहीं होंगे। ठीक है, उसी तरह दोस्तों मान लेते हैं कि क्वेश्चन में फ्रेट दिया हुआ है तो आप फ्रेट का कॉलम बना सकते हैं, कैरेज दिया हुआ है तो कैरेज का कॉलम बना सकते हैं। क्लियर है? और अगर आप एक्स्ट्रा कॉलम्स नहीं बनाना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप सारे डिटेल्स को पर्टिकुलर्स में यहाँ पे लिख सकते हैं और अमाउंट को डिटेल में लिख सकते हैं।
क्लियर है? तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों परचेज बुक को समझने के लिए हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है। दोस्तों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ये क्वेश्चन किस बुक का है, किस राइटर का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट समझना है। दोस्तों अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप किसी भी बुक के किसी भी राइटर के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज बुक ऑफ राम एंड सन्स मुंबई। ठीक है, आपको राम एंड सन्स के परचेज बुक में इन ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना है। दोस्तों सबसे पहले 1 मार्च 2020 को कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्या इलेक्ट्रिक मुंबई ऑन क्रेडिट। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ऑन क्रेडिट। क्लियर है? सूर्या इलेक्ट्रिक मुंबई से आपने कुछ गुड्स परचेज किया है ऑन क्रेडिट। तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन का डेट देख ले दोस्तों, 1 मार्च 2020। तो डेट में आ जाएगा यहाँ पे 1 मार्च 2020। अब दोस्तों अगर हम पार्टिकुलर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको नेम ऑफ सप्लायर डालना है, यानी कि जिस सप्लायर से आप गुड्स परचेज कर रहे हैं उसका नाम आपको डालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सूर्या इलेक्ट्रिक मुंबई, सूर्या इलेक्ट्रिक मुंबई। क्लियर है? अब दोस्तों क्वेश्चन में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आइटम वाइज डिटेल दिया गया है। ठीक है, जो भी गुड्स आपने परचेज किया है उसका आइटम वाइज डिटेल दिया गया है। तो जब भी क्वेश्चन में आइटम वाइज डिटेल दिया हो तो उसे आप आइटम वाइज अपने परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अगर आइटम वाइज डिटेल नहीं दिया हो तो डायरेक्ट आप अमाउंट लिख सकते हैं। क्लियर है? तो दोस्तों सबसे पहला आइटम है 200 ट्यूब लाइट्स एट द रेट ₹50 ईच। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों 200 ट्यूब लाइट एट द रेट ₹50। ठीक है, कितना अमाउंट हो जाएगा दोस्तों, 10,000। तो ये 10,000 डिटेल के कॉलम में आ जाएगा। क्लियर है? आगे दोस्तों 100 टेबल फैन एट द रेट ₹400, 100 टेबल फैन एट द रेट ₹400। तो ये अमाउंट हो जाएगा दोस्तों 40,000। क्लियर है? यही 2 आइटम है, इसके बाद कोई भी आइटम्स नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों हम करेंगे टोटल अमाउंट कितना हो यहाँ पे 50,000। क्लियर है? अब दोस्तों क्वेश्चन में आगे कर रहा है ट्रेड डिस्काउंट आपको मिला है 20%। ठीक है, 20% आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला है। तो यहाँ पे लेस कर देंगे दोस्तों, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20%। तो 50,000 का हम 20% निकालेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों 10,000। ठीक है, तो ये 10,000 हम यहाँ पे लेस कर देंगे। लेस करने के बाद अमाउंट कितना आ जा रहा है 40,000। यहाँ तक क्लियर है? आगे दोस्तों क्वेश्चन में कर रहा है कि GST 28%। आपने जो गुड्स परचेज किया है उस पर आपने 28% GST भी पे किया है। तो इसे हम अब किस तरह से दिखाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि जब भी आप इंटर स्टेट गुड्स परचेज या सेल करते हैं, इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब भी आप गुड्स सेल या फिर परचेज करते हैं, मान लेते हैं कि आप यूपी में हैं और यूपी से पंजाब में गुड्स को सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंटर स्टेट सेल हो रहा है। क्लियर? तो इस तरह के जब भी सेल होगा तो IGST एप्लीकेबल होगा। क्लियर है? दूसरा दोस्तों कि अगर आप इंट्रा स्टेट गुड्स सेल और परचेज कर रहे हैं, मान लेते हैं कि आप दिल्ली में हैं और दिल्ली में ही गुड्स सेल और परचेज कर रहे हैं, ठीक है, तब दोस्तों CGST और SGST एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? तो दोस्तों यहाँ पे कर रहा है कि GST आपको 28% चार्ज करने हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि आप कहाँ हैं, आप कहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, मुंबई में। आपने गुड्स कहाँ से परचेज किया दोस्तों, मुंबई से, यानी कि इंट्रा स्टेट है, यानी कि विद इन द स्टेट आप गुड्स परचेज और सेल कर रहे हैं। तो CGST और SGST एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों हम लोग ऐड CGST, कितना परसेंट, 28% GST का रेट है। तो CGST दोस्तों हो जाएगा 14% और SGST हो जाएगा 14%। ठीक है, 14%, 14%, 28%। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे आपको 2 टैक्स लगाने हैं। क्लियर है? अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इस 40,000 का 14% कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अमाउंट आ जाएगा 5,600 एंड SGST 5,600। क्लियर है? अब इन सबको क्या करेंगे दोस्तों, ऐड कर लेंगे। ऐड करने पे कितना अमाउंट हो जाएगा 00251, 51,200। क्लियर है? तो ये दोस्तों हुआ आपके परचेज का अमाउंट। ठीक है, जो कि आपका इनवॉइस अमाउंट होगा। क्लियर है? अब दोस्तों बात करते हैं कॉस्ट की। ठीक है, कॉस्ट में कौन सा अमाउंट आएगा। तो दोस्तों कॉस्ट में हमेशा आइटम का जो वैल्यू होगा लेस ट्रेड डिस्काउंट जो अमाउंट आएगा वही आएगा, यानी कि ये जो 40,000 दिख रहा है आपको, यही अमाउंट आपके कॉस्ट के कॉलम में आएगा। क्यों आएगा दोस्तों, इसे भी समझ लीजिए। दोस्तों यहाँ पे ये जो CGST और IGST का अमाउंट है 5,600 और 5,600, इसका आपको इनपुट मिल जाता है। ठीक है, GST में क्या होता है दोस्तों, इसका इनपुट मिल जाता है, यानी कि ये जो है कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। आपके गुड्स का जो कॉस्ट है वो 40,000 ही है, यानी कि 50,000 लेस 10,000, जो अमाउंट आया 40,000, ये आपका कॉस्ट है।
ठीक है, इसे हम लोग जीएसटी के चैप्टर में डिटेल में समझेंगे। क्लियर है। अब दोस्तों बात करते हैं सीजीएसटी की। तो सीजीएसटी में कितना अमाउंट है दोस्तों? 5600। तो यहाँ पे आ जाएगा 5600। इस जीएसटी में कितना अमाउंट है दोस्तों? यहाँ पे भी है 5600, ये भी आ जाएगा 5600। आईजीएसटी में कोई अमाउंट है क्या? कोई अमाउंट नहीं है, नील हो जाएगा। टोटल अमाउंट की अगर हम बात करें तो इन सबको जब आप टोटल करेंगे दोस्तों तो कितना अमाउंट आ जाएगा? 52,100। क्लियर है। तो ये हो गया दोस्तों इसका टोटल अमाउंट। नेक्स्ट है दोस्तों परचेज फर्नीचर फ्रॉम राम फर्नीचर कोलकाता। राम फर्नीचर कोलकाता से आपने कुछ फर्नीचर परचेज किया है 20 पीस टेबल एट द रेट ₹500। क्लियर है। आपने दोस्तों 2 मार्च 2020 को कुछ फर्नीचर राम फर्नीचर कोलकाता से परचेज किया है। तो क्या इसका एंट्री आपके परचेज बुक में होगा? थोड़ा सोच के बताइए। क्या हम एसेट से रिलेटेड एंट्रीज को अपने परचेज बुक में करते हैं? नहीं करते हैं दोस्तों। एसेट से रिलेटेड एंट्रीज हम अपने परचेज बुक में नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ ऑन क्रेडिट गुड्स जब आप परचेज करते हैं तभी आप उसका एंट्री अपने परचेज बुक में करते हैं, यानी कि ये एंट्री आपके परचेज बुक में नहीं होगा। क्लियर है। आपको क्वेश्चन में भी दिया रहेगा तो इस एंट्री को आप नहीं करेंगे। नीचे में नोट डाल करके आप लिख सकते हैं कि ये एसेट है इसलिए इसका एंट्री हम अपने परचेज बुक में नहीं करेंगे। क्लियर है। आगे दोस्तों क्वेश्चन में कर रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम मनोहर इलेक्ट्रिक दिल्ली ऑन क्रेडिट। मनोहर इलेक्ट्रिक दिल्ली से आपने ऑन क्रेडिट यानी कि उधार में गुड्स परचेज किया है। तो इसका एंट्री क्या हम अपने परचेज बुक में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपने गुड्स परचेज किया है और साथ ही ऑन क्रेडिट परचेज किया है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन का डेट लिख लेंगे। डेट है दोस्तों 3 मार्च 2020। 3 मार्च 2020। ठीक है। पार्टिकुलर्स यानी कि नेम ऑफ सप्लायर में क्या आ जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे आ जाएगा मनोहर इलेक्ट्रिक दिल्ली। मनोहर इलेक्ट्रिक दिल्ली। क्लियर है। अब दोस्तों देखते हैं कि कौन कौन से आइटम्स परचेज किए गए हैं। सबसे पहले दोस्तों 100 डजन बल्ब एट द रेट ₹50। तो यहाँ पे लिख देंगे 100 डजन बल्ब एट द रेट ₹50। कितना अमाउंट हो जाएगा? 5000। क्लियर है। नेक्स्ट है दोस्तों 20 वाटर हीटर एट द रेट ₹50। 20 वाटर हीटर एट द रेट ₹50। इसका अमाउंट कितना हो जाएगा दोस्तों? 1000। क्लियर है। यही 2 आइटम्स परचेज किए गए हैं। चलिए अब इसको हम ऐड कर लेंगे। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 6000। क्लियर है। क्वेश्चन में दोस्तों आगे दिया हुआ है जीएसटी 28%। ठीक है, 28% जीएसटी आपको लगाना है। कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह इसमें नहीं है। ठीक है। तो जीएसटी अब आपको यहाँ पे चार्ज करना है। तो जीएसटी चार्ज करने से पहले आपको ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे इंटर स्टेट परचेज हो रहा है या फिर इंट्रा स्टेट, यानी कि विद इन द स्टेट परचेज हो रहा है या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि आप मुंबई में अकाउंटिंग कर रहे हैं और आप परचेज कहाँ से कर रहे हैं? दिल्ली से, यानी कि इंटर स्टेट परचेज हो रहा है, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में परचेज हो रहा है। ठीक है। तो इस केस में दोस्तों कौन सा टैक्स एप्लीकेबल होगा? आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे आप कौन सा टैक्स चार्ज करेंगे? कौन सा टैक्स लगाएंगे? आईजीएसटी लगाएंगे। एड आईजीएसटी एट द रेट 28%। ठीक है, 28% आपको आईजीएसटी चार्ज करना है। ठीक है। तो 6000 का 28% कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 6000 का हम 28% निकालेंगे तो आ जाएगा 1680 रुपया। तो ये 1680 रुपया इसमें ऐड हो जाएगा। ऐड करने के बाद दोस्तों अमाउंट हो जाएगा 7680, यानी कि इनवॉइस का अमाउंट कितना है? 7680। अब दोस्तों अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट में कौन सा अमाउंट आएगा? कॉस्ट में आपका ये अमाउंट आ जाएगा 6000। ठीक है, क्योंकि टैक्स को हम कॉस्ट में ऐड नहीं करते हैं। कॉस्ट में हम हमेशा टैक्स को घटा करके लिखते हैं। तो यहाँ पे 6000 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों सीजीएसटी में कोई अमाउंट आएगा? नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे आईजीएसटी चार्ज किया गया है। एसजीएसटी में भी कोई अमाउंट नहीं आएगा। और आईजीएसटी में दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 1680। क्लियर है, ये अमाउंट आ जाएगा। और टोटल अमाउंट की अगर हम बात करें तो इन सबको ऐड करने के बाद कितना अमाउंट आ जाएगा दोस्तों? 7680। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 7680। क्लियर है। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी एक परचेज कंप्लीट आपका हो जाएगा तो उसके अमाउंट के नीचे आप डबल अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, डबल अंडरलाइन करना नहीं भूलिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन में आगे करा है कि परचेज गुड्स फॉर कैश। कैश में गुड्स परचेज किया गया है, तो क्या इसका एंट्री हम अपने परचेज बुक में करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपने परचेज बुक में सिर्फ और सिर्फ ऑन क्रेडिट गुड्स परचेज का एंट्री करते हैं। तो इसका एंट्री भी आपके परचेज बुक में नहीं होगा। क्लियर है। अब इतना करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है? टोटल लगा देना है। ठीक है, आपने सारे परचेज को रिकॉर्ड कर लिया। परचेज को रिकॉर्ड करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों? टोटल लगा देना है, ताकि पता चल सके कि एक पर्टिकुलर पीरियड में आपने टोटल कितना परचेज किया है। क्लियर है। तो यहाँ पे हम टोटल लगा देंगे। टोटल आप यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल। ठीक है, और इस तरह से आप टोटल लगाएंगे।
नीचे वाले लाइन को डबल अंडरलाइन आपको करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको टोटल करना है, तो कौन कौन से अमाउंट को टोटल करेंगे? एक ये अमाउंट है जो कि फाइनल टोटल है, डबल अंडरलाइन किया हुआ है, और एक ये अमाउंट है, ये भी फाइनल टोटल है, ये भी डबल अंडरलाइन किया हुआ है। तो इन दोनों अमाउंट को ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे। कितना हो जाएगा दोस्तों? 58,880, यानी कि 58,880 रुपये का आपने गुड्स परचेज किया है। उसके बाद कॉस्ट का अगर हम टोटल कर लें तो कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे हो जाएगा 46,000। क्लियर है? जो आपने गुड्स परचेज किया उसका कॉस्ट कितना है? 46,000। उसके बाद CGST में अमाउंट कितना है? 5,600, एंड SGST में भी 5,600। उसके बाद दोस्तों अगर IGST की बात करें तो यहाँ पे 1,680, और उसके बाद टोटल अमाउंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आ जाएगा 58,880। क्लियर है? तो इस तरह से आप परचेज बुक को मेंटेन करेंगे, इस तरह से आप क्वेश्चन में परचेज बुक बनाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, लेकिन आपको बहुत ही केयरफुली करना है। दो चीज़ों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। पहला चीज़ तो ये कि आप इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑन क्रेडिट गुड्स के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है? और दूसरा चीज़ ये कि जब भी आप परचेज बुक बनाएंगे तो पूरा क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन के हिसाब से ही आप फॉर्मेट तैयार करेंगे। अगर टैक्स से रिलेटेड डिटेल्स होंगे तो आप टैक्स का कॉलम बनाएंगे, नहीं होगा तो आपको टैक्स और कॉस्ट का कॉलम नहीं बनाना है। ठीक है, डिटेल के बाद आप डायरेक्ट टोटल अमाउंट का कॉलम बनाएंगे। क्लियर है? आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से इसमें क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।